नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संतोष इलाहाबादी अपने एग्जाम मास्टर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी और टीजीटी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, तो उससे आने से पहले हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं उस सिलेबस के बारे में जिसको आपको पढ़ना है। मतलब एलटी इस बार एक ही बार में आपको फतह कर देना है, एक बार में एलटी को फतह कर देना है। समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना है। तो आइए देर न करते हुए हम अपने विषय अर्थात पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं, जिसका विश्लेषण करते हैं, जिसको हम जानते हैं कि कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाते हैं कि कैसे, किस हिसाब से कितना समय एलटी में रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नए लोग देख रहे होंगे उनका भी स्वागत है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो पुराने जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है। सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। तो आइए एलटी के बारे में एक विशेष पर चर्चा करते हैं, जानते हैं। तो एलटी जो होती है वैकेंसी, उसमें सबसे पहले समय 2 घंटा का होता है। पहले ये जान लीजिए, समय जो होता है वो 2 घंटे का समय होता है और एक ही बार में एलटी को पार करना है, एक ही बार में एलटी को पार करना है। और ये 2 सेगमेंट में होती है। प्रथम जो प्रश्न पत्र होता है वह जीएस का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है जीएस का होता है, सामान्य अध्ययन का होता है और यह ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 30 नंबर जीएस के पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डीपली जीएस नहीं पूछा जाता है, सामान्य तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसे आप अगर थोड़ा भी अगर 1-2 घंटा टाइम दे देंगे तब भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आता है जहां पर जो आपको फाइट में लाता है, जहां से आप चयनित होते हैं, वो आपका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसे आप द्वितीय प्रश्न पत्र कह सकते हैं। और ये द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका क्या होगा? हिंदी होगा। मेरे प्रिय छात्रों, द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा? हिंदी होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका क्या होगा? हिंदी होगा। और ये हिंदी जो होगा आपका 120 प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, मतलब बहुविकल्पी होंगे। कौन से? 120 जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। ठीक, तो 2 सेगमेंट आपने देखा, एक तो आपका जीएस होगा, एक आपका जो हिंदी से दे रहा है हिंदी होगा, जो जिस फील्ड से है उसका जो है सब्जेक्ट होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें, जो सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है, यह निगेटिव मतलब नकारात्मक मार्किंग होती है, जिसे 1/3 कहते हैं। निगेटिव 1/3 इसकी जो है मार्किंग होती है, मतलब 0.33 अंक आपके काट लिए जाएंगे यदि आप गलत उत्तर देते हैं। सबसे बिग पॉइंट यही है कि रटने वाले रटते रह जाएंगे, लेकिन समझ को आपको पढ़ना है, समझ आपको विकसित करनी है। ठीक है, तो ये 1/3 इसकी माइनस मार्किंग होती है, अर्थात टोटल पूर्णांक इसका जो होता है 150 का होता है। 150 का पूर्णांक होता है। जैसे कि आपने जाना 30 प्रश्न आपके जीएस के होते हैं और 120 प्रश्न आपके किसके होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। 120 प्रश्न आपके किसके होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल मिला के आपका 150 नंबर का बनता है। 150 नंबर का पूर्णांक बनता है। और कितने घंटे में करना होता है भैया? 2 घंटे में आपको यह करना होता है। और यह निगेटिव मार्किंग होता है, तुक्का इसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, तो आइए फिर चलते हैं अपने मेन पाठ्यक्रम पर। ठीक है, मेन पाठ्यक्रम पे चलते हैं, जो कि हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्षमा करिएगा,
हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य और रीति काल है। मतलब ये कि जो आप देख रहे होंगे, पहला जो सेगमेंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आप देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आप बात करें, यहीं से आप जो है फाइट में आते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत होने की संभावना कम रहती है। मतलब क्वेश्चन यहां से बदलते नहीं है। मतलब अगर बात करें तो आदिकाल की, मतलब बात करें तो आदिकाल की अगर चर्चा करें तो आदिकाल में आप देखेंगे कि आदिकाल का नामकरण क्या है, ठीक है, आदिकाल का जो है साहित्यिक विशेषता क्या है, आदिकाल को और किस नाम से जाना गया, ठीक है, और आदिकाल में जैन, रासो, ठीक है, रासो काव्य, जैन काव्य और आपके और काव्य आते हैं, जैसे कि देखिए, देख लीजिए, जैन काव्य हो गया, रासो हो गया, रासो हो गया, जैन काव्य हो गया, सिद्ध काव्य हो गया, सिद्ध साहित्य आप कह सकते हैं, और जैन साहित्य हो गया। ऐसे तमाम करके आप क्रमबद्ध तरीके से जो है इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आ जाएगा भक्ति काल। क्या आ जाएगा? भक्ति काल। जैसा कि जानते हैं भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ना सगुण को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण को आप दो भागों में बांट सकते हैं, संत काव्य, ना संत काव्य और सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य। और यहां आप कह सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक है। भक्ति काल का उद्भव और विकास, भक्ति काल की समय अवधि, भक्ति काल को और किस किस नाम से विद्वानों ने अपने मत दिए, ये आप जानेंगे। और भक्ति काल की विशेषताएं आप जानेंगे। कहने का मतलब पूरा का पूरा जो आपका भक्ति काल है, पूरा का पूरा जो भक्ति काल है, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य तक जो है आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा जो सेगमेंट होता है, वह आपका आता है क्या? रीतिकाल। वह आपका आता है क्या? रीतिकाल। तो रीतिकाल को भी कई भागों में अगर देखें तो बांटा गया है। अगर रीतिकाल को देखा जाए, ये आपका जो है विषय पाठ्यक्रम विश्लेषण हो रहा है, क्योंकि विषय और पाठ्यक्रम यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब जो है आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और अंधेरे में तीर चलाना का मतलब यह है कि ध्यान रखिएगा, एल्टी नेगेटिव होती है। और अगर आपको तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, मतलब अगर आपको विषय की विशेष जानकारी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तुक्का मारने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रीत काल को अगर देखा जाए सामान्य तौर से, तो रीत काल को 3 भागों में आप पढ़ सकते हैं, जिसे आप रीतबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतबद्ध कहते हैं। इनमें आप क्रम से जो है कि कौन कौन से कवि आते हैं उसको अध्ययन आप करेंगे। और इसमें अगर देखें तो रीत सिद्ध कवि आएंगे, अलग अलग चार्ट से यहाँ पर दर्शाया जाएगा। एक सामान्य सा परिचय दे रहे हैं, ठीक। और अगर देखेंगे तो रीत मुक्त, तीसरा अगर देखेंगे रीत मुक्त, जिसमें घनानंद आलम बोधा ठाकुर आते हैं ना, ये लोग आपको रीतकालीन में मिल जाएंगे। तो रीत काल का पूरा हम परिचय देखेंगे, उसकी विशेषता देखेंगे, एक एक कवि के बारे में देखेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे, उनका साहित्यिक योगदान देखेंगे। हम विशेष चर्चा आपको इस टॉपिक पर कराएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप देखते हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद,
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। यहाँ पर आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग के उद्भव और विकास और उसकी क्या विशेषता है ये देखेंगे। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद देखेंगे और नई कविता देखेंगे, द्विवेदी युग देखेंगे। मतलब इसका जो है आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, दूसरा आपका ये तो पहला हो गया, ये हो गया आपका दूसरा आधुनिक काल। उसके बाद तीसरे की चर्चा अगर करें तो हिंदी गद्य के विकास। हिंदी के गद्य के विकास में आपका निबंध आएगा, नाटक आएगा, उपन्यास आएगा, कहानी आएगी, जीवनी आएगी, आत्मकथा आएगा, संस्मरण आएगा, रेखा चित्र आएगा और यात्रा साहित्य आएगा। और इसमें व्यंग, यात्रा साहित्य और साहित्यिक व्यंग आ जाएंगे। कुछ और भी होते हैं जैसे साक्षात्कार होता है, रेडियो वार्ता होता है और डायरी होती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास की बात है, हिंदी गद्य साहित्य के विकास की बात अगर बात करें तो हिंदी गद्य साहित्य के विकास में किन किन का योगदान रहा। मतलब हिंदी गद्य साहित्य के विकास में अगर देखा जाए, हिंदी गद्य साहित्य के विकास की अगर चर्चा करें, अगर विकास की चर्चा करें तो यहाँ पर कई ऐसे बिंदु आते हैं जिनकी विशेष चर्चा वहां की जाएगी। जैसे हिंदी साहित्य गद्य के विकास में, अगर हिंदी साहित्य के विकास में अगर बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करेंगे। इनमें कौन कौन से थे, ठीक है, इनकी स्थापना किसने की ना। और लल्लू लाल, ठीक, लल्लू लाल आपको मिलेंगे, उनका क्या योगदान रहा। सदा सुखलाल मिलेंगे, ईसा अल्लाह खां मिलेंगे। तमाम ऐसे कवि और उनकी रचनाएं, उनका परिचय विस्तृत ढंग से हम देखेंगे। और पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा, पत्र पत्रिकाएं दी थी उनका भी योगदान रहा इसमें। जैसे सरस्वती जो पत्रिका थी उसका भी बड़ा योगदान रहा किसमें, हिंदी गद्य के विकास में। ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदु हम इसमें देखेंगे। कुछ आपके नए जो है, जो कवि के रूप में चर्चित हुए, जैसे द्वय राजा, द्वय के नाम से राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, इनका योगदान रहा, तो उसकी चर्चा हम आधुनिक युग में करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास के आधुनिक युग में हम चर्चा करेंगे। मतलब ये जो आपका गद्य साहित्य है, हिंदी गद्य साहित्य है, इसमें जो है आपको अगर देखें तो दक्षिणी हिंदी मतलब हिंदुस्तानी हिंदी की भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ उसके विकास में जो पत्रिकाएं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज और जो विद्वान हिंदी साहित्य के लिए कार्यरत थे उनकी भी चर्चा की जाएगी। जैसे खड़ी बोली के लिए जगन्नाथ रत्नाकर जो है, जो कि उसमें आते हैं। और एक आपके मिलेंगे खत्री जी मिलेंगे, उनकी भी चर्चा इसमें करेंगे, किस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया। फिर हिंदी, अगला आ जाता है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। जो हिंदी के रचनाकार हैं उनकी विस्तृत रचनाएं हम देखेंगे, उनकी हम विस्तृत रचनाएं देखेंगे। जैसे जो विशेष रचनाकार हैं उनकी हम रचनाएं देख लेंगे। जैसे प्रेमचंद हैं, ठीक है, चर्चा तो करेंगे ही। प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पांते हो गए, निराला हो गए। तमाम ऐसे जो महान कवि हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी रचना और रचनाकार एवं उनकी रचनाएं देखेंगे। मतलब उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, उनकी रचनाएं, साहित्यिक योगदान क्या है और कहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा जो बातें होंगी वो प्रश्न को लेके होंगी कि सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रश्न बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलटी में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नकारात्मक प्रणाली से आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। अगर तुक्का मार रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपका सही है वो भी आप लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगला जो है काव्यशास्त्र आ जाता है। अगला जो पोर्शन है आपका ये काव्यशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अगला जो पोर्शन है वो आपका काव्यशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये आपका
जो पोर्शन है यहाँ पे, ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा? ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, काव्य का स्वरूप, ना काव्य का स्वरूप, रस, ना अवयव, भेद, छंद, ना दोहा, सोठा, रोला, ठीक है, ये सब, चौपाई, बरवै, छप्पै, हर गीत का, इंद्र बज्जा, उपेंद्र बज्जा, ठीक है, वंशज, वसंत तिलका, कवित, सवैया, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत आएंगे। और लक्षण, ना काव्य शास्त्र के लक्षण एवं उदाहरण। फिर आपका अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो गया ना, अलंकार की भी विस्तृत चर्चा इसमें करनी है। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति हो गया, उपमा हो गया और रूपक हो गया। फिर उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्त हो गया, प्रतीप अलंकार हो गया, संदेह अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया, अत्युक्त अलंकार हो गया और अनन्य अलंकार हो गया। फिर काव्य गुण और काव्य दोष की चर्चा हम करेंगे। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो है आपका जो अलंकार है, मतलब शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, पूरा ग्राफ के माध्यम से अलंकार के बारे में क्या कहा विद्वानों ने और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, काव्य गुण क्या होते हैं, ना लक्षण क्या होते हैं। इसमें देखिए काव्य हेतु काव्य गुण नहीं पूछा गया है, देखिए केवल लक्षण पूछा है बस, ठीक है, लक्षण पूछा है किसके? जो है इसके काव्य के, ठीक है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, वो यूजीसी और प्रवक्ता में पूछता है। सबका सिलेबस आपको हम क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो भाषा विज्ञान आ जाएगा। ये देखिए, ये भाषा विज्ञान है ना, ये क्या है मेरे भावी शिक्षकों, ये क्या है? ये भाषा विज्ञान है। हिंदी, फिर है हिंदी की भाषाएं, हिंदी की कौन सी भाषाएं हैं, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। भाषा क्या मतलब, भाषा की चर्चा करेंगे, जैसे भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा की क्या प्रकृति होती है, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, किन किन से जो है मिलके भाषाएं का निर्माण होता है, पूरा का पूरा विस्तृत जो है एक भाषा का जो है यहाँ पर एक इन्होंने एक जो है इकाई दी है। उसके बाद बात करेंगे बोलियां, बोलियां क्या है, जैसे भाषा क्या है, बोली क्या है, बोली का क्षेत्र क्या है ना। फिर हिंदी शब्द संपदा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिंदी शब्द संपदा की बात करेंगे। हिंदी शब्द संपदा का मतलब ये है कि आपका जो हिंदी शब्द संपदा है, हिंदी शब्द संपदा का मतलब है कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, मतलब तत्सम न तद्भव, देशज और विदेशज, और इसी में संकर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संकर भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? संकर हो जाएगा। और अगर आप देखें रचना या बनावट के आधार पर तो रूढ़ भी हो जाएगा ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और क्या हो जाएगा? योग रूढ़, योग रूढ़ हो जाएगा। तो ये शब्द संपदा की बात करेंगे। और हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की ध्वनियां का मतलब ये है कि जो लिपि में हमारी जो ध्वनियां हैं वो कैसे उच्चरित होती हैं ना, और उनका क्या मानक होता है, क्या जो है सुधार हुए, ये आप देखेंगे हिंदी की ध्वनियां और देवनागरी लिपि में। पूरा का पूरा एक लिपि का आपका जो है एक पाठ्यक्रम होगा, एक यूनिट बनाएंगे, उस पे जो है हम पूरी की पूरी लिपियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें लिपि के उद्भव ना, कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, पूरा का पूरा ग्राफ से हम पूरा का पूरा ग्राफ विधि द्वारा हम जो है अपने ध्वनियों, लिपियों और उसके नामकरण और उसके विकास और उसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मतलब कहने का मतलब जो हम ये पढ़ लिख रहे हैं, जो हमारी ये वर्तमान में देवनागरी लिपि है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, पूरा चार्ट देखेंगे, पूरा चार्ट देखेंगे, कैसे विश्व की सभ्यता से लेकर आज जो आधुनिक युग में लिपियां हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, और क्यों पूरी दुनिया में, क्यों पूरे संसार में जो है देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक मानी जाती है, उनमें क्या ऐसी खासियत है, उनमें क्या ऐसी विशेषता है, इसका जो है अध्ययन हम विस्तृत जो है अपने एक
इकाई में करेंगे और उनमें क्या नामकरण उनका कैसे हुआ, उनका विकास क्या हुआ, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उसमें कौन कौन से सुधार हुए और इसकी सीमाएं क्या होती हैं, ये भी चर्चा करेंगे। मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे सुधार हुए ये हम देखेंगे, इसमें क्या जो है इसके जो सुधार के प्रयत्न किए गए, किन किन विद्वानों ने जो है देवनागरी लिपि को नए ढंग रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो है अपने विचार इन्होंने दिया है, इसकी हम चर्चा विस्तृत करेंगे। एक लिपि का आप एक छोटी सी इकाई बनाएंगे और उसमें विस्तृत हम जो है किस हिसाब से परीक्षा संबंधी तथ्यात्मक चीजों के जानेंगे। अनर्गल चीजें आपको बिल्कुल नहीं जानी है, जो परीक्षा से संबंधित चीजें हैं, जो एग्जाम से संबंधित चीजें हैं, उसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद अगला सेगमेंट आता है, अगला जो यूनिट अगर आप देखते हैं तो वो आपका आता है क्या, ग्रामर। वो आपका आता है क्या, ग्रामर, जिसे आप व्याकरण कह सकते हैं। ये देखिए ये क्या है आपका, ये व्याकरण है, ठीक है। इस व्याकरण में अगर आप चर्चा करें, व्याकरण की चर्चा अगर किया जाए, थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं बच्चों, ये बताइए आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये व्याकरण जो है ये हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण में आप अगर चर्चा करें तो हम व्याकरण में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो वर्णमाला देखेंगे ना, और वर्णमाला में आप वर्ण क्या है ना, अक्षर क्या है, ठीक है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। फिर इसमें देखिए दिया है कारक क्या है, एक वर्णमाला का चैप्टर भी है इसमें, नहीं छूट गया है हमें लग रहा है, देखिए उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्णमाला पढ़ेंगे तब लिंग जो है आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिर कारक दिया है, लिंग दिया है ना, वचन दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे यहाँ से लिंग से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे प्रवक्ता में अगली बार मोती बना था, सब लोग गलत किए थे ना, मोती बना था। ये छोटे छोटे जो है आपके क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यही आपको फाइट में लाते हैं। तो लिंग हो गया, वचन हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वर्तनी हो गई, ठीक है, स्पेलिंग जिसे कहते हैं, और वाक्य शुद्धिकरण हो गया। यहां से भी क्वेश्चन बहुत गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण में आपके कई जो है लिंग संबंधी शुद्धिकरण हो सकता है, कारक संबंधी ना, वर्तनी संबंधी। जब आप पूरे के पूरे ये लिंग वचन कारक पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पर वाक्य शुद्धिकरण आप जानेंगे, क्योंकि संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हो सकता है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हो सकता है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो सकता है, तमाम ऐसे आप अशुद्धिकरण देखेंगे। उसके बाद प्रायवाची, फिर विलोम, फिर श्रुत संभिन्नार्थक जो है शब्द, जिसे आप होमोफोन्स कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। जैसे अवधि और अवध ना, तो एक अवधि का मतलब बोली और दूसरे अवधि का मतलब क्या होता है, समय ना। होमोफोन्स मतलब आपको लगेंगे बोलने में एक ही जैसे, बोलने में आपको एक ही जैसे लगेंगे, किंतु उसके जो अर्थ होंगे वो अलग होंगे, इसी को कहते हैं होमोफोन्स। श्रुत, देखिए श्रुत माने सुनना, भिन्न अर्थक, सुनने में समान हो लेकिन अर्थ क्या हो उसके भिन्न होंगे। तो समय आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, बस बशर्ते आप आज से चेत जाइए। फिर उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि किस हिसाब से जो है ढेर सारे शब्दों को उन्होंने एक शब्द में पिरो दिया। जैसे बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने क्या कर दिया, गागर में सागर भर दिया। इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। फिर आप कहेंगे मुहावरा, अगला है मुहावरा, फिर लोकोक्तियां हैं। ये आपके जो है क्या है, हिंदी जो है व्याकरण में है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, प्रायवाची, विलोम, श्रुत संभिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरा है, लोकोक्तियां। ये आपका पूरा का पूरा जो है हिंदी व्याकरण है। उसके बाद आप आते हैं संस्कृत साहित्य पे। किस पे आते हैं, दिख रहा है ना, आप लोग कमेंट करके बताइए भाई। जिन जिन को डेमो लेना है डेमो ले लीजिए, जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए, क्योंकि एक बार में आपको चयनित होना है, बार बार में नहीं, क्योंकि मौका एक बार मिला है। जितने लोग छटे हुए हैं टीजीटी पीजीटी में वो निराश ना हो, तुरंत वैकेंसी
आ गई है। ठीक है, लग जाइए जोर शोर से। ठीक है, उसके बाद संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य की अगर बात करें तो इसे दो सेगमेंट में बांट सकते हैं, एक तो संस्कृत साहित्य, दूसरा संस्कृत व्याकरण। दूसरा क्या? संस्कृत व्याकरण। ठीक है, दूसरा क्या? संस्कृत व्याकरण आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं ना, जैसे कालिदास ना, भवभूति, कौन से? भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट। कौन? और बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट ना। ये देखिए, देख रहे हैं, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट। कुछ और भी होते हैं लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे, जितना दिया गया है उतनी ही चर्चा करेंगे। एकाध एक्स्ट्रा जो है कभी कभी हम पढ़ सकते हैं, एक दो कभी हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उससे ज्यादा आपको चलना नहीं है। जैसे कालिदास के बारे में पढ़ रहे हैं तो कालिदास की पूरी विस्तृत व्याख्या होगी, कालिदास का पूरा जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, इनके कौन से महाकाव्य हैं, कौन से जो है गीत काव्य हैं, कौन से नाटक हैं ना, इनका पूरा हिंदी साहित्य, इनका पूरा संस्कृत इतिहास देखेंगे। ठीक है, फिर भारवी का ऐसे देखेंगे, फिर भवभूति का ऐसे देखेंगे, माघ का ऐसे देखेंगे, दंडी का ऐसे देखेंगे, श्रीहर्ष का ऐसे देखेंगे, और बाणभट्ट के भी इस तरह से हम देखेंगे। उसके बाद दूसरी बात अगर क्या करें तो व्याकरण की। किसकी बात करें? व्याकरण की। तो इसमें संधि देखेंगे ना, संधि देखेंगे, और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। फिर समास देखेंगे, शब्द रूप देखेंगे ना, शब्द रूप और धातु रूप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, धातु रूप और सर्वनाम संबंधी शब्द रूप देखेंगे। ठीक है, फिर कारक का प्रयोग देखेंगे। अंत में हम क्या देखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है अनुवाद। क्या लिखा हुआ है? अनुवाद। तो ये आपकी क्या है? विस्तृत चर्चा है, बहुत विस्तृत नहीं देखना है आपको। ठीक है, आपको परीक्षा से संबंधित प्रश्न को देख के तैयारी करना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम मास्टर में आप लोग आए हैं तो आपको परीक्षा से संबंधित चीजें दिखाई जाएंगी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास जो है, ताकि आपके पास परीक्षा से जो भी प्रश्न आते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ दुर्लभ नहीं आ रहा है? चलिए यहां तक लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम एक बार फिर से लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से देखा कि पहला जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर आधुनिक काल है, फिर गद्य साहित्य का इतिहास है, फिर रचनाएं हैं, फिर उसके बाद काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में आपने इसको देखा, फिर उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण है, और हिंदी व्याकरण है, फिर उसके बाद है आपका साहित्य। कौन सा साहित्य? संस्कृत साहित्य, और आपका है क्या जो है संस्कृत व्याकरण। इस तरह से एलटी के लिए जो वैकेंसी आई है, जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके पढ़ने के लिए। क्योंकि जानते हैं, जब आप जगते हैं अपने अंदर से, जब आप अंतः प्रेरित होते हैं, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका चयन पक्का है। बस बशर्ते आप विश्वास करें, अपने ऊपर विश्वास करें, गॉड के ऊपर विश्वास करें। ठीक है, उसके बाद गुरु के ऊपर विश्वास करें। ठीक है, तो आपके साथ मैं संतोष इलाहाबादी हर समय पर हर जगह खड़ा मिलूंगा। बस बशर्ते मेरे साथ मेहनत करने का जो एक वादा करना पड़ेगा आपको। जितनी जितनी बातें मैं कहूंगा, जितने जितने कमेंट मैं बोलूंगा, उसको आपको फॉलो करना है। कोई भी दिक्कत कहीं भी आती है, तुरंत आप हमसे कनेक्ट हो, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीत काल हो, आधुनिक काल हो, काव्य शास्त्र हो, हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा से संबंधित चीजें तथ्यात्मक तरीके से हम अपनी बात एग्जाम मास्टर के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं, आपको विश्वास हो ना हो, हमें ये विश्वास है कि जो छात्र या छात्राएं हमसे जुड़ गए, उनका जो है, उनके लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। जितना मैंने सीखा है इस इलाहाबाद की धरती पर,
आपको आगे जाने के लिए जरूर मैं अपने पूरे के पूरे मनोबल से जो है आपको पढ़ाऊंगा। और मैं एक सीट आपके लिए, जितने भी बच्चे हैं, एक सीट के लिए मैं आपको कहता हूं कि आपको ढेर सारी सीटें नहीं देखना है, एक सीट के लिए आपको संघर्ष करना है, क्योंकि जानते हैं डर के आगे जीत है। जिस काम को करने से आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा हो, उस काम को इतना करिए कि डर की मृत्यु हो जाए। अर्थात आपको एलटी में बहुत डर लग रहा हो, टीजीटी पीजीटी से आप छठे हो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, तो आप एलटी के लिए आइए, मिल के संघर्षरत करते हैं, एक जुनून पैदा करते हैं और एक ही बार में एलटी को फतह करते हैं। एक बार में ही एलटी को हम फतह करते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा पाठ्यक्रम, और क्या विस्तृत चर्चा की जाए। जल्दी जल्दी आप हमसे जुड़िए, जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी से एडमिशन लीजिए, ताकि हमारी क्लास शुरू से व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं संतोष इलाहाबादी आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपने कमेंट, अपने सुझाव जल्दी से जल्दी आप अपने कमेंट दीजिए, ताकि मैं जल्दी से आपके सामने डेमो लेके आ जाऊं और मेरी क्लास पूर्णतः व्यवस्थित ढंग से, बहुत ऊर्जावान तरीके से हर एक टॉपिक को मांझते हुए, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ क्या त्रुटियां हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो हिंदी साहित्य का व्याकरण हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, उसको हम व्यवस्थित ढंग से आपके सामने लाते हैं। तो जो भी आपके सुझाव हो, आप कमेंट के माध्यम से हम बताइए। हम पूर्णतः अपने आप को और भी परिष्कृत और पारंगत करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।